कि जो तेज़ाब होता है वो स्किन दर स्किन आपको गलाता चला जाता है, यानी आपकी हड्डियां तक गला देता है। मेरे माँ बाप या मेरे घर वालों को इस बात का डर लगा रहता था कि कब डॉक्टर आकर कहे कि आपका एक बच्चा या दोनों बच्चियां नहीं रही। शायद किसी के साथ चक्कर होगा, या लड़के को रिजेक्ट कर दिया होगा, या इस लड़की ने उस लड़के को घुमाया होगा, अब छोड़ दिया है। ये बातें हमें सुनने को मिलती थी। मैंने 2018 में हाई कोर्ट में केस फाइल किया, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 1 मंथ के अंदर जवाब दिया जाए इस चीज़ का। जवाब तो नहीं आया, मेरा केस डिस्क्लोज हो गया। आप जितना डरोगे ना, आपको उतना डराया जाएगा। हमने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब तो हेलो, आज आप लोगों को मुझे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक एसिड अटैक विक्टिम हूँ। नहीं, मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ जिसने ज़िंदगी में सर्वाइव किया है। एक 5th क्लास ड्रॉप आउट लड़की जो कभी 20 रुपये पर डे सिलाई करके कमाती थी, आज इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने मुझे ही नहीं, मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मेरी ज़िंदगी में जो वो हादसा हुआ उसे मैंने नेगेटिव नहीं लिया, उसी हादसे को मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाया। अगर मेरी ज़िंदगी में ये हादसा ना हुआ होता तो मैं भी इंडिया की उन हज़ारों लाखों लड़कियों की तरह शादी करके घर में बच्चे पाल रही होती, या ज़्यादा से ज़्यादा पर डे 100 रुपये कमा रही होती। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यास्मीन मंसूरी, कॉमन सी लड़की और एक आम सा नाम के साथ यूपी के शहर शामली में रहा करती थी। जिंदगी गुजर रही थी जैसे हर इंसान की गुजरती है, एक मिडिल क्लास इंसान की गुजरती है। वो जो रात हमारी ज़िंदगी में आई अब से 17 साल पहले, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस रात ने मुझे कैसे बदल के रख दिया, मेरे परिवार को कैसे बदल के रख दिया। मैं रोज़ाना की तरह दिन भर के काम 15 रुपये या 20 रुपये कमा लिया सिलाई करके, रात को खुले आसमान के नीचे छत पर सो रही थी। ना जाने कौन अनजान इंसान जो हम जानते नहीं थे, किसने हमारे ऊपर एसिड डाल दिया, जिसमें मैं, मेरी बहनें, मेरे माँ बाप, मेरे चाचा, मेरी चाचा की बेटी, वो 9 लोग परिवार के झुलस गए। जब वो एसिड डाला गया हमारे ऊपर, हमें उस वक्त लगा कि शायद गर्म बारिश की बूंदें हो गई, लेकिन वो गर्म बारिश की बूंदें नहीं थी। वो एसिड था जिसका हमने कभी नाम नहीं सुना था, उसके बारे में हमें पता नहीं था कि एसिड क्या होता है या तेजाब नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमें सिर्फ आवाज़ें सुन रही थी, कानों में एक शोर आ रहा था। कोई कह रहा था पानी डालो, कोई कह रहा था दूध डाल दो, कोई कह रहा था ये क्या हो गया, हॉस्पिटल लेके चलो। हमें ये उस छोटे से शहर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, शामली शहर के। वहाँ पर हमें बेसिक इलाज दिया गया और बोला गया कि आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो एम्स के लिए रेफ़र किया गया। मैं कभी एम्स में एक मरीज़ बन कर के आई थी, आज मैं एम्स के हॉस्पिटल में मरीज़ों की सेवा कर रही हूँ। हमें यहाँ एम्स में लाया गया, एम्स में बेसिक इलाज दे दिया गया। उस टाइम एम्स में बर्न का इलाज नहीं होता था, तो एम्स के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ हमें रेफ़र कर दिया गया बर्न के इलाज के लिए। तब तक हमें लग रहा था कि हम 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे और वापस अपने शहर चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि जो तेज़ाब होता है वो स्किन दर स्किन आपको गलाता चला जाता है, यानी आपकी हड्डियां तक गला देता है। हम दर हफ्ते इंतज़ार करते रहे कि ठीक हो जाएंगे और चले जाएंगे, वापस ठीक हो जाएंगे और चले जाएंगे। दिन और रात ऐसे ही दर्द से गुजर रहे थे। दिन भी होता था, रात भी होती थी, रात के बाद सुबह भी होती थी। हमें पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, बस एक दर्द, और दर्द के अंदर ही हम जीते जा रहे थे। मुझे और मेरी बहन को आईसीयू में एडमिट किया गया और सिर्फ ये इंतज़ार होता था कि शायद अब ज़िंदगी चली जाए इनकी, और शायद रात को खबर मिले कि ये मर जाएंगी। मेरे माँ बाप को सिर्फ इसी चीज़ का डर लगा रहता था। वो चीज़ें रिकॉल हो गई। मेरे माँ बाप या मेरे घर वालों को इस बात का डर लगा रहता था कि कब डॉक्टर आकर कहे कि आपका एक बच्चा या दोनों बच्चियां नहीं रही। मेरी ज़िंदगी ऐसे चल रही थी, हमें भी लगने लगा कि ठीक हो जाए, बस यही एक ज़िंदगी का उस वक्त मकसद लग रहा था कि ठीक हो जाए और अपने घर वापस चले जाए। हमें घर वाले ये नहीं बताते थे कि आपके फेस पर क्या हो गया है। मैं और मेरी बहन कहते थे कि हमें वॉशरूम लेके चलो, क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल के वॉशरूम में शीशे लगे हुए थे कि शायद हम खुद को देख लें क्या चेंज हो गया है। लेकिन घर वाले हमें वॉशरूम नहीं लेके जाते थे, वो सिर्फ हम बेड पर ही पड़े रहते थे। ये हालत हो गई थी कि जैसे एक मम्मी के ऊपर पट्टियाँ बंधी होती थी, वो हमारे ऊपर पट्टियाँ होती थी।
कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ पट्टियाँ ही पट्टियाँ, सर से लेकर पाँव तक पट्टियाँ बंधी होती थी। और जब ड्रेसिंग होती थी तो जो ब्लीडिंग होती थी वो पानी की तरह गिरती थी, जैसे ब्लीडिंग की नदियाँ बह गई हो, इस तरह से जख्म होते थे, दर्द होता था, चीखते थे, रोते थे, दुआ करते थे जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी ठीक नहीं होना था, वो एक वक्त गुजरना था, वक्त के साथ हमें जीना सीखना था। सफदरजंग हॉस्पिटल से हमें डिस्चार्ज कर दिया गया। सफदरजंग के सामने ही धर्मशाला है सफदरजंग की, जहाँ मरीजों को ले जाया जाता है, वहाँ पे रहते हैं जिनका कुछ ठिकाना नहीं होता। कुछ वक्त तक हम धर्मशाला में रहे और हमारा एक टाइम पास होता था कि हम बैठ करके गाड़ियां काउंट करते थे, रात को बैठ करके, शाम को, दिन में, कि एक गाड़ी गई है, दूसरी गाड़ी गई है, तीसरी गाड़ी गई है। हमें नहाने से डर लगने लगा था, क्योंकि जब हमें नहलाया जाता था तो हमारी जो पट्टियां उतार के पट्टियां की जाती थी दोबारा, तो जो पानी डाला जाता था वो पानी का कलर जमीन पे गिरने तक लाल हो जाता था, क्योंकि उसके साथ खून भी बहने लगता था। वो चीखे, वो दर्द, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कभी कभी लगता था कि ऊपर वाला हमें मौत ही क्यों नहीं देता। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्यों, शायद ये मेरी माँ का ही है कि वो इतनी मजबूत औरत है ना, उनका ही स्ट्रेंथ हमारे अंदर आया है कि हमने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो इसी के साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि अब यही जिंदगी है हमारी, इसी जिंदगी के साथ जीना पड़ेगा। एक दिन मैं सफदरजंग में एडमिट थी और मैं जब, मेरी बहन भी मेरे साथ में थी, मतलब दूसरे रूम में, तो वो मेरे पास, वो बड़ी बदमाश चंचल लड़की है, हमेशा से अभी भी चंचल है। वो आई, चलो चलो वॉशरूम चलते हैं, शीशे में खुद को देख कर आते हैं। मम्मी शायद कहीं चली गई थी। हम धीरे धीरे गए और शीशे में देखा तो पूरा फेस हमारा पट्टियों से बंधा हुआ था, बड़ा ही ब्लैक, भयानक, रेड, कहीं से रेड, कहीं से काला, और लग रहा था कि ये हम नहीं है, कोई और है। सिर्फ अपनी आवाज़ अपनी लग रही थी, लेकिन खुद को देख कर लग रहा था कि ये हम नहीं है, कोई और है। आकर के चुपचाप लेट गए। माँ को नहीं बोला कि हमें कैसा महसूस हुआ, नहीं तो वो ज़्यादा रोने लगती। ये हालत हो गई थी हमारी कि एक अंगूर जो इतना छोटा होता है उसके 2 या 3 टुकड़े करके हमें खिलाया जाता था। ये हाल हो गया था। मेरे बहुत लंबे लंबे बाल होते थे, मेरा सर भी जल गया था, मेरे बाल पूरे काट दिए गए। मैं बालों के लिए ज़्यादा रोई थी कि मेरे बाल क्यों काट दिए गए। जब हम हॉस्पिटल जाते थे, सफदरजंग हॉस्पिटल, तो पूरा मुंह कवर करके जाते थे, आंखों पर काले चश्मे लगा के जाते थे, क्योंकि लोगों के जो सवालिया आंखें होती थी, जिनसे सवाल निकलते थे, क्या हो गया है, क्यों हो गया है, किसने कर दिया, कैसे हुआ, कब हुआ, शायद किसी के साथ चक्कर होगा, या लड़के को रिजेक्ट कर दिया होगा, या इस लड़की ने उस लड़के को घुमाया होगा, अब छोड़ दिया है। ये बातें हमें सुनने को मिलती थी, लेकिन रियलिटी हम जानते थे कि क्या है। हर किसी के सवालों का जवाब देना हमें ठीक नहीं लगता था। तब तो यही मकसद था हमारा कि बस ठीक हो जाना है और कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हमें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही शायद आगे बढ़ा जा सके। मैं 5वीं क्लास पढ़ के घर में बैठकर सिलाई करने वाली लड़की, तो ऐसे ख्याल आया, कई लोगों ने कहा कौन सा कलेक्टर नहीं बननी है, ठीक ही हो जाना है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक होकर के वापस ही तो जाना है। लेकिन जब सोच लिया था कि अब मुझे लगता है कि पढ़ाई और एजुकेशन ही शायद कुछ कर सकती है, आगे लोगों का नज़रिया बदल सकती है। ये हालत थी कि बाहर निकलते हुए डर लगता था, इतना कॉन्फिडेंस कम हो गया था, गिर गया था कि माँ का हाथ पकड़ के, शोल्डर पकड़ के चला करते थे, जैसे एक छोटा बच्चा की गली से घूमना हो जाए, इस तरह से चला करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने जब एजुकेशन शुरू की, 10th क्लास में एडमिशन लिया, कोरस्पॉन्डेंस से 10th शुरू किया, घर पर ट्यूशन लेना शुरू किया, ट्यूशन के साथ साथ इलाज भी होता रहा, ट्यूशन भी लेते रहे। 10th में भी कुछ सब्जेक्ट में फेल हुए, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ाई की, उसमें पास किया, 12th में पहुँचे, 12th पास किया। फिर सोचा कि ये तो अभी हम घर में रह करके पढ़ रहे हैं, बाहर भी तो निकलना है। तो जब बाहर निकलने का सोचा तो वेब डिज़ाइनिंग का ख्याल आया। वो वेब डिज़ाइनिंग कोई शौक नहीं था, सिर्फ एक बाहर निकलने का एक बहाना था कि बस से ट्रेवल कैसे करेंगे, बाहर लोगों के सवालों का जवाब कैसे देना है, या कैसे लोगों के अंदर खुद को एक्सेप्टेंस की फीलिंग कि हम जो हैं, हमारे साथ जो हुआ हमारी गलती नहीं है, तो हम क्यों डरें, क्यों तुम लोगों से दूर रहें। लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेंस की फीलिंग जगाने के लिए हमने बस से ट्रेवल करना शुरू किया। बस में जाते थे, बस से, मुझे तो बस में खड़ा भी नहीं होना आता था कि बस में खड़े कैसे होते हैं। कई लोगों ने बताया ऐसे डंडा पकड़ के खड़ा होना होता है, ऐसे डंडे पकड़ के खड़े होते हैं, फीमेल सीट भी होती है, वहाँ पे बैठना होता है, वहाँ से लोगों
को उठा सकते हो अगर कोई मेल पर्सन बैठा हो। ऐसे धीरे धीरे सीखा हमने और अरीना एनिमेशन में एडमिशन लिया और जाने लगे। बहुत सारे लोगों के फेस पर सवाल होते थे, मतलब बेचारे वाले सवाल होते थे कि अरे क्या हो गया इनको, आपस में गॉसिप शुरू हो जाती थी। बहुत सारे लोग डायरेक्टली पूछ भी लेते थे आपको क्या हुआ। मैं सीधा जवाब नहीं देती थी कि मेरे ऊपर ऐसे ही डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो जो W वर्ड होता है, W के साथ क्वेश्चन मार्क निकल कर आता है, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, हु। सो उससे मुझे, क्योंकि सवाल के साथ सवाल के सवाल निकल, क्योंकि मुझे लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने थे, मुझे कुछ करना था, उस पर फोकस करना था। तो ऐसे हम अरीना एनिमेशन में एडमिशन लिया, वो कोर्स शुरू किया। उसके बाद ग्रेजुएशन में आ गया नंबर, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी गार्गी कॉलेज में अप्लाइड साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया। अब मैं पहुंच तो गई हूँ कॉलेज, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी, एक अलग ही स्टैंडर्ड है DU का तो। और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी बड़े हाई स्टैंडर्ड स्कूल से निकले हुए आते हैं, इंग्लिश फर्राटेदार है उनकी। और मेरे अंदर जो वो एहसास हो गया, बाप रे मैं कैसे सर्वाइव करूँगी इन लोगों के बीच में। मैं तो डर ही गई थी, बिल्कुल सहम गई थी कि मैं कैसे करूँगी। अब मैं कॉलेज क्लास के अंदर तो चली गई, मैंने सोचा मैंने तो गलती कर दी है कॉलेज में आकर के, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। 1 मंथ हो गया ऐसे ही आते जाते, क्लास में बैठती 0 नील और घर पर आ जाती और बड़ी खामोश रहने लगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, हिंदी कोर्स देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने BA प्रोग्राम में अपना ट्रांसफर करा लिया, अप्लाइड साइकोलॉजी। थोड़ा सा तब मैं कंफर्ट हो गई, फाइन चलो, वहाँ हिंदी भी थी इंग्लिश भी थी, तो मिक्स हो रहा था। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जिस डर से भागता है ना, आपके पीछे वो डर आपसे ज़्यादा दौड़ के आता है। मैं इंग्लिश से भाग रही थी और मुझे लगता है इंग्लिश मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। ये BA करते करते मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि तुम नर्सिंग भी कर सकती हो, आर्ट साइड के स्टूडेंट नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर है, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, एंट्रेंस दिया और मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि नर्सिंग भी इंग्लिश में ही है। ओह माय गॉड, ऊपर से उसमें साइंस, बाप रे, ये तो और डबल धमाका हो गया मेरे साथ। ये मैं कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन मैंने घर वालों को बोला मैं नहीं कर सकती हूँ नर्सिंग, मुझसे नहीं होगा, सब कुछ इंग्लिश में है, साइंस है, मुझे नहीं समझ आता। मेरे घर वाले बोले नहीं बेटा तू पढ़, फेल होगी कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेना, और नहीं करना है तो 1 साल तो पढ़ के देख ले, फेल होगी तो देखा जाएगा। मैंने पढ़ाई की, एडजस्ट होने की कोशिश करती रही। लाइब्रेरी में जाने से डर लगता था कि बुक्स पढ़नी पड़ेगी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, मैंने 1 साल पढ़ाई किया, मेहनत की, लेकिन मैं फेल हो गई। ओ माय गॉड, और मैं तो खुश थी कि मैं 2nd ईयर में पहुंच जाऊंगी, यहाँ तो मैं फेल हो गई हूँ। जो डर था वो सामने आ गया, इंग्लिश का डर था वो भी इंग्लिश का सामने आया, फेल होने का डर था, फेल होने का डर भी सामने आ गया। फिर मुझे ये डर होने लगा, ओ गॉड मैं तो फिर से फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के साथ बैठने लगूंगी, और मुझे ख्वाबों में भी यही सब नज़र आने लगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ने फिर से एक मौका दिया, री एग्ज़ाम दिया, और मैंने पूरा फर्स्ट ईयर क्लियर कर दिया। एक वक्त ऐसा भी था कि जब हम मार्केट जाते थे तो मैं बहुत डर के जाती थी, पूरा फेस कवर करके जाया करती थी। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, मेरी बड़ी माँ है जिनकी वजह से शायद जो कॉन्फिडेंस है वो आज मेरे अंदर है इतना, उनके साथ जब हम रेस्टोरेंट में जाते थे तो कॉर्नर वाली सीट, डार्क वाली साइड देखते थे कि डार्क कॉर्नर दिखना चाहिए जहाँ लोगों की नज़र हम पर ना पड़े, हम एक साइड में एटलीस्ट कंफर्टेबली कुछ खा पी लें, क्योंकि लोग हमें देखेंगे, फिर से गॉसिप होगी और हम कंफर्ट नहीं हो पाएंगे। तो वो जो हम हमेशा अपना कंफर्ट जोन ढूंढते रहते थे, वो मुझे लगा कि एक दिन तोड़ना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन की कोना ढूंढना, डार्क कोने में बैठना, निकलना नहीं है बाहर, लोगों के सवालों से बचना। मुझे लगता है कि जब आपको लोग घूर कर देखते हैं ना, आपको सीधा उसकी आंखों में देखना शुरू कर देना चाहिए। सामने वाला सवाल ही नहीं करेगा, वो अपनी नज़रें घुमा लेगा। अगर सामने वाला आपको अजीब नज़रों से देख रहा है, आप मुस्कुरा दो, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका सवाल भी नहीं कर पाएगा वो। मेरी जो प्रिंसिपल है मंजू चुगानी मैम, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। उनके इनकरेजमेंट की वजह से मैं जामिया हमदर्द में फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते टॉप 3 स्टूडेंट्स में पहुँच गई। या तो कभी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, नर्सिंग छोड़ने को सोच लिया था, फेल भी हो गई थी,
टॉप 3 स्टूडेंट में पहुंची और कैंपस सिलेक्शन भी हो गया। मैंने वहाँ 18 महीने जॉब की और पहली जॉब अपने ही कैंपस के अंदर मिलना तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया। तो मैंने एक एंट्रेंस दिया, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, वहाँ पर मैंने क्लियर किया और वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी और मैं करने लगी। तब तक मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर हो चुका था, लेकिन उस जॉब के साथ साथ मैं परमानेंट जॉब भी ढूंढ रही थी। 2016 में मैं आपको बताती हूँ, 2016 में गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी एक्ट को रीडिफाइन किया, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम को भी ऐड किया, एज ए डिसेबिलिटी ऐड किया गया। वैसे ही एसिड अटैक विक्टिम नहीं होना चाहिए था, सर्वाइवर होना चाहिए था, बट फाइन, वो गवर्नमेंट ने लिख दिया है तो मेरी उसमें शायद नहीं चल सकती है, ये मेरी सोच है। क्योंकि अगर आप सर्वाइवर बोलते हो, लोग बोलते हैं सर्वाइवर, तो आपको उसको मेंशन भी करना चाहिए। विक्टिम बना करके तो आप उसको और कमजोर कर दे रहे हैं ना, वो विक्टिमाइज हो जा रहा है, तरस जा रहा है, सिंपैथी वाली फीलिंग आने लगती है। बट फाइन, जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, एसिड अटैक विक्टिम का ऑप्शन तो आ रहा था, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं थी उस जॉब के लिए। आप एलिजिबल नहीं हो, मैं सरप्राइज हूँ। मतलब कि गवर्नमेंट ने एसिड अटैक विक्टिम को डिसेबिलिटी की कैटेगरी में तो लाया गया, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया, उसके रूल फ्रेम नहीं किए गए कि कौन कौन, यानी अगर एसिड अटैक पर्सन है या सर्वाइवर है, वो कौन सी जॉब कर सकता है, कौन सी जॉब करने के लायक है, वो किस कैटेगरी की जॉब कर सकता है, वो कहीं मेंशन ही नहीं था। यहाँ तो अब तक मैं अपनी जिंदगी लड़ाई लड़ती रही, एजुकेशन के लिए लड़ करके पहुंची, पास किया, नर्सिंग किया, जॉब के लिए पहुंची। अब मुझे लगता है मुझे एक और लड़ाई मेरे सामने खड़ी हुई थी, मुझे उसे भी लड़ना था। तो मैंने डिसेबिलिटी के कमीशन में एक एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर रिट फाइल की कि ये आप डिफाइन कर दीजिए, रूल फ्रेम कर दीजिए। उन्होंने बोला आपको कोर्ट से में जाना पड़ेगा। 2018 में मैं कोर्ट में गई, मैंने वहाँ पे रिट अप्लाई किया, मतलब केस डाला, और पहला मेरा वो कैंसिल हो गया। कोर्ट ने बोला कि आप पीडब्ल्यूडी कमीशन से बात कीजिए और आपका काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। एम्स में वैकेंसी निकली उस टाइम पर, उसमें क्या होता है कि नर्सिंग में अब से पहले मेरी केस लड़ने से पहले क्या होता था कि नर्सिंग में ओनली 1 लेग डिसेबिलिटी जिसकी होती थी वही एलिजिबल होता था, उसको ही रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन ना मेरी 1 लेग डिसेबिलिटी है, एसिड अटैक सर्वाइवर को आपने रिजर्वेशन तो बना दिया है कि हाँ इसको डिसेबिलिटी की रिजर्वेशन दे दिया जाए जॉब के लिए, लेकिन कहाँ कौन सी जॉब कर सकता है पता ही नहीं। मैंने 2018 में हाई कोर्ट में केस किया, फाइल किया, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 1 मंथ के अंदर जवाब दिया जाए इस चीज़ का। जवाब तो नहीं आया, मेरा केस डिस्क्लोज हो गया। मैंने फिर से केस डाला। थैंकफुली अब की बार सुनवाई की गई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जॉब भी कर रही थी, छतरपुर से जनकपुरी जाना ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते थे राजीव चौक से होते हुए, उधर मैंने केस भी डाला हुआ है। 5 किलो की एक बुक, 5-6 किलो की एक बुक साथ में कैरी करती थी, क्योंकि 9 to 4 की जॉब है, आपके 2 घंटे आने के हैं, 2 घंटे जाने के हैं, तो पढ़ने के लिए कितना टाइम इंसान को मिलेगा। बस जो मेट्रो का ट्रेवल का टाइम होता था, बैठने को मिल गया तो फाइन, नहीं तो हाथ में लेकर के पढ़ती रहती जितना मैं पढ़ सकती थी। मैं जॉब भी कर रही थी, मैं अपनी हियरिंग के लिए भी जाती थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे लॉयर ही नहीं आए कोर्ट में, और मैंने कोर्ट में जज के सामने भी बोला कि ऐसे ऐसे रीजन है और मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ। मैं कोर्ट में भी हर हियरिंग पर मैं प्रेजेंट होती थी कोर्ट में, मैं कोर्ट में अपनी बुक लेके जाती थी। जब मेरा नंबर आता था तब तक मैं उसे पढ़ती रहती, एटलीस्ट कुछ तो वक्त चुराऊं कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। केस तो कर रखा है, लड़की ने एग्जाम पास नहीं कर पाई है, तो उस केस करने का फायदा ही क्या होगा। तो मेरे लिए तो उस वक्त ये हो रहा था कि बस सामने मेरी जॉब है, मुझे केस जीतना है और अपनी जॉब को पाना है। वहाँ पर जो लोग बैठे होते थे कोर्ट रूम में, वो मुझे देखते सवाल किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट बहुत बार जज ने भी मेरी आंखों से आंखें मिलाई है। वो सोचते तो होंगे कि लड़की बड़ी जिद्दी है, हमेशा बैठी रहती है यहाँ पर आकर के, किताब के साथ में बैठी रहती है। इस तरह से मेरी ये केस की लड़ाई लड़ती रही, चलती रही। उस दौरान सोशल मीडिया पर मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सुनाया, अरे क्या है इस लड़की ने, एक लड़की ने 2000 वैकेंसी रुकवा रखी है, ऐसी लड़कियां पहले तेजाब डलवाती है,
फिर विक्टिम बनती है और गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश करती है, सिंपैथी गेन करती हैं। मैं उस वक्त, मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने कहा इनको तो जवाब तब मिलेगा जब मैं पास हो जाऊंगी और मैं जॉब पा लूंगी। अभी मुझे, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ना बुरा मानना ही छोड़ दिया है। बोलते बोलते रहो, आपको एक हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, शायद वो बन गई और मैं चलती रही, जॉब भी करती रही, एग्ज़ाम भी दी। उस वक्त 4 to 5 एग्ज़ाम निकले थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, मैंने सब में एग्ज़ाम दिया। फिर जिस रिजर्वेशन के लिए मैं लड़ रही थी 2020 में, फाइनली मेरे हक में फैसला आया और नर्सिंग की जॉब के लिए कि हाँ, ये जो यास्मीन मंसूरी है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने लड़ा भी नहीं, किसी ने मांगा भी नहीं। एसिड अटैक का जो रिजर्वेशन है, नर्सिंग, एक एसिड अटैक पर्सन या एसिड अटैक सर्वाइवर जो है वो नर्सिंग की जॉब के लिए कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाँ, एसिड अटैक सर्वाइवर भी एलिजिबल है नर्सिंग की जॉब के लिए। और तभी मैंने एम्स का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया। मैंने 4 सेंट्रल एग्ज़ाम क्रैक किए, रेलवे, BHU, सफदरजंग और एम्स हॉस्पिटल, लेकिन मैंने चुना एम्स को। जब मैं जनकपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में थी, वहाँ पर मुझे अवार्ड मिला, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, हॉस्पिटल के अंदर ही। मुझे नेशनल बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला डिसेबिलिटी कैटेगरी में, जो कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है 2017 में। ये जो लड़ाई मेरी ज़िंदगी की रही, जद्दोजहद की रही, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मुझे लगता है कि लोग ना आपको क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं। अगर 100 कहूँगी, 100 में से 90 लोग तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, 10 लोग आपका हौसला भी बढ़ाएंगे। मेरी ज़िंदगी में वो 10 लोग थे और पाए मैंने इस इंजरी के बाद, इस चोट के बाद, इस हादसे के बाद, कि उन 10 लोगों ने मुझे आगे बोला कि हाँ, तू कर सकती है और कर सकती है। मुझे लगता है कि मैं, हाँ, फिजिकली मैं कमज़ोर हुई, इमोशनली भी कमज़ोर हुई, लेकिन मैं मेंटली कमज़ोर नहीं हुई। अगर मैं मेंटली कमज़ोर हो जाती ना, तो मैं शायद आज यहाँ ना खड़ी होती, नर्स ना बनी होती, शायद शामली के किसी शहर, शामली में ही, शहर क्या, शामली में ही मैं सिलाई भी करने के काबिल ना होती, क्योंकि मेरा जो हाथ था ये बिल्कुल सीधा हो चुका था जलने के बाद, चोट के बाद। और मैंने इस हाथ से तो मैं खाना भी भूल चुकी थी, मैं उल्टे हाथ से खाना सीख चुकी थी, उल्टे हाथ से खाना खाती थी, बड़ा सा स्पून दे देता। लेकिन फिजियोथेरेपी की कोशिश की खुद से, होते हैं ना कि जब कहते हैं ना बच्चा गिर जाए, अरे नहीं नहीं, उसको उठाना मत, बिल्कुल सही कहते हैं, जब तक बच्चा गिरेगा नहीं वो खुद उठेगा नहीं, वो संभलेगा नहीं, चलना नहीं सीखेगा। मैंने भी इसीलिए, आप हमेशा, हम कहते हैं ना कि हम डरते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी सिचुएशन से डरते हैं, जैसे हादसे हो गए उससे डरते हैं, या फिर ऊंचाई से डरते हैं, या फिर बंद कमरे से डरते हैं। आप जितना डरोगे ना, आपको उतना डराया जाएगा, वो कमरा ही आपको डराएगा, वो ऊंचाई ही आपको डराएगी। मुझे लगता है डर की आंखों में आंखें डाल दो कि डर ही भाग जाएगा आपका, और अगर आपका डर चला गया ना, फिर आपको कोई कभी भी कुछ भी पाने से रोक नहीं सकता। Melinda Gates once said, "A woman with a voice is by definition a strong woman." To all the strong women who dare to share their stories, we salute you. Over 60% of the shop floor workforce in Big Cello's factories are women. We believe in empowering women to challenge gender stereotypes and carve their future on their own terms. This International Women's Day, Big Cello celebrates the power of those who dare to break the norm.